आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 16 मुहावरे और लोकोक्तियां। तो मुहावरे और लोकोक्तियां क्या है? हमारी कुछ कहावतें हैं जिनका कुछ विशेष अर्थ होता है। तो आइए हम इस पाठ में कुछ मुहावरे और लोकोक्तियां पढ़ते हैं। देखिए, पढ़िए और समझिए। पर्स चुराकर चोर 9-2-11 हो गया। मधु हर समय अपने पड़ोसिन के कान भरती रहती है। तो यहाँ पर ये जो 9-2-11 शब्द है, ये क्या है? एक मुहावरा है। तो इसका अर्थ क्या है इस मुहावरे का? 9-2-11 होना यानी भाग जाना, कि वो पर्स चुराकर एकदम भाग गया। और यहाँ पर क्या है? कान भरना यानी क्या? चुगली करना। एक दूसरे के कान भरते कहते हैं ना कि भाई इसके कान भर दिए। तो कान ये थोड़ी कि कान भर दिया किसी चीज से, नहीं। इसका मतलब ये है कि चुगली करना, किसी तीसरे व्यक्ति की चुगली करना। तो आपने उपयुक्त वाक्य पढ़े, उनमें रंगीन लिखे कथनों के विशेष अर्थ हैं, जैसे 9-2-11 होना अर्थात भाग जाना, कान भरना अर्थात चुगली करना। ऐसे कथन ही आपके मुहावरे कहलाते हैं। जिन कथनों के विशेष अर्थ उन्हें मुहावरे कहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास कुछ मुहावरे दिए गए हैं, इनको आप पढ़ेंगे। इनके अर्थ और वाक्य प्रयोग भी इनके साथ दिए गए हैं। सबसे पहले है दांत दिखाना। तो दांत दिखाना यानी व्यर्थ में हंसना। कहते हैं ना कभी कभी बच्चों को जब ज्यादा हंसे रहते हैं कि क्यों इतने दांत दिखा रहे हो। तो दांत दिखाना यानी बिना बात ही किसी बात में हंसना। तो जब कोई बिना बात किसी भी चीज में हंसा रहेगा तो उसको ऐसे ही बोल देते हैं कभी कभी मजाक में, वह बहुत दांत दिखा लेता है ना। तो कोई गिर गया तो इसमें दांत दिखाने की क्या जरूरत है? जब कई बार कोई गिर जाता है तो क्या है कि कोई उसको देखकर हंसने लगता है, तो ये बेकार का हंसना है। अगर कोई गिर ही गया या कुछ है तो उस पर हंसने की कोई बात नहीं है, उसमें नई दांत दिखाने चाहिए। इसके बाद है बगले झांकना यानी इधर उधर देखना। तो जब आप पूरे साल तो पढ़ते नहीं है, लेकिन जब आपके एग्जाम आते हैं, परीक्षाएं आती है, तो आप क्या करते हैं? इधर उधर झांकते रहते हैं, है ना, कि हमें कहीं से कुछ कोई बता दे, या हमें कहीं से कुछ पता चल जाए तो हम कुछ लिख रहे, है ना। तो पूरे साल तो पढ़ाई की नहीं, लेकिन परीक्षा में क्या करते हैं? बगले झांकते यानी इधर उधर झांकते हैं। उधार वापस मांगने पर दिनेश बगले झांकने लगा, इधर उधर ताकने लगा। इसके बाद है तूती बोलना यानी बहुत प्रभाव होना। अन्ना हजारे की तूती अब चारों ओर बोल रही है, यानी जिस व्यक्ति का कोई प्रभाव होता है, जिसकी कुछ बात होती है, तो वो चारों तरफ फैल जाती है, सब जगह उसका बोलबाला रहता है। इसके बाद है कान कतरना यानी चतुर बोला। कहते हैं ना कि भाई ये बहुत तेज है। जैसे आपके दोस्तों में भी होता है ना कि भाई ये दोस्त जो है ये बहुत तेज है, ये तुम्हारे कब कान कतर देगा तुम्हें पता नहीं चलेगा, यानी ये बहुत चतुर होना। तो जो बहुत चालाक व्यक्ति होता है उसके लिए से ही कहा जाता है, उसके लिए यही कहावत बनी है कि ये कब तुम्हारे कान कतर देगा, यानी कब तुम्हारे कान काट लेगा तुम्हें नहीं पता चलेगा। राहुल अब तो अच्छे के कान कतर लेता है, यानी अब बहुत चालाक हो गया है, सबको बेवकूफ बना देता है। अंग अंग ढीला होना यानी बहुत थक जाना। तो क्या है कि जब आप कभी पहाड़ों पर घूमने जाते हैं या इधर उधर कहीं पे भी घूमने जाते हैं, तो जब जितनी ज्यादा आप ऊंचाई पर चढ़ते चले जाते हैं उतना आपका शरीर थकता चला जाता है और आपका अंग अंग ढीला हो जाता है। तो जब बहुत थकावट होती है तो उसी को हम कहते हैं कि भाई अंग अंग ढीला हो गया, यानी अब हमारे शरीर में ताकत नहीं है। तीर्थ यात्रा के बाद तो मेरा अंग अंग ढीला पड़ गया। इसके बाद है थाली का बैंगन, यानी सिद्धांतहीन व्यक्ति, जिसका कोई सिद्धांत ही नहीं होता, जिसको आप ये बात कहेंगे तो वो आपकी बात को भी सही कहेगा, कोई दूसरा व्यक्ति कोई बात कहेगा तो उसकी बात को भी सही कहेगा। तो जिसका अपना कोई सिद्धांत नहीं होता, उसको जिसने जो कह दिया उसका वही सही रहता है। तो होता है ना कि कुछ व्यक्ति होते हैं आपके आसपास जिनको अगर आप अपनी बात कहोगे तो वो आपके लिए आपकी बात पे हाँ कर देंगे, लेकिन कोई दूसरा कहेगा दूसरे पे, तो उनका अपना कोई मत नहीं होता, उनको नहीं पता कि सही क्या है गलत क्या है, वो सिद्धांत रहित होते हैं एकदम। वो थाली के बैंगन होते हैं, आप उनको जहां लुढ़काओगे वो वहीं लुढ़क जाएंगे, आप जैसे कहोगे वो वैसे ही कर लेंगे, उनका अपना कोई मत नहीं होता। नीतू हर किसी की हाँ में हाँ मिलाने को तैयार है, सचमुच वह थाली का बैंगन है। इसके बाद है हाथ खींचना यानी साथ न देना। वो क्या है कि हाथ खींचना यानी साथ न देना। जब कभी आपके दोस्तों को आपकी जरूरत है तो कभी कभी क्या होते हैं, कुछ शातिर दोस्त होते हैं तो वो क्या कर लेते हैं, अपना हाथ खींच लेते हैं, यानी वो बहुत चालाक होते हैं तो उनका साथ नहीं देते। सेठ धनीराम के दिवालिया होने पर उनके भाइयों ने भी हाथ खींच लिया। जब कोई व्यक्ति परेशानी में होता है तो कोई उसकी मदद नहीं करता। वो क्या है, कुछ लोग क्या होते हैं ऐसी परेशानी में भी अपना हाथ खींच लेते हैं, जो अपने सगे संबंधी होते हैं वे भी कभी आपका साथ नहीं देते।
इसके बाद है विष घोलना यानी बुराई करना। ठीक है, तो कभी किसी के बीच कहता है ना कि भाई इनके बीच विष घोलना, जहर क्यों घोल रहे हो। जहर घोलने का मतलब ये नहीं कि सचमुच कोई जहर ला के उनके बीच में घोल दिया, नहीं। तो जहर घोलने का मतलब ये है कि एक दूसरे की बुराई करना, आपस के बीच एक दूसरे के बीच में लड़ाई कराना। लालची मनुष्य विवाह की खुशियों में भी विष घोलते हैं। वो क्या है, कुछ लालची व्यक्ति जो होते हैं ना, वो विवाह की खुशियों में भी हमेशा क्या करते हैं, जहर घोल देते हैं। कोई किसी की बुराई करता है, कोई किसी की करता है। तो शादी ब्याह में ज्यादातर यही सब होता है, किसी का मुंह बन रहा है, किसी को कुछ अच्छा लग रहा है तो किसी को कुछ बुरा लग रहा है। तो ये सब कुछ चलता रहता है। इसके बाद है चंपत होना यानी भाग जाना। कुछ व्यक्ति होते हैं, चालाक होते हैं, जब उन्हें दिखता है कि यहाँ से हमारे ये काम बन गया तो अब तुम यहाँ से चंपत हो जाओ, है ना। तो आग झपकते ही चोर ट्रेन से सामान चुराकर चंपत हो गया यानी एकदम भाग गया। इसके बाद है गागन में सागर भरना यानी थोड़े शब्दों में बहुत कहना। ठीक है, तो कई बार क्या होते हैं, जो व्यक्ति गुस्से में होते हैं या फिर कई बार आपके जो बड़े होते हैं वो क्या करते हैं, गागर में सागर भरने का काम करते हैं, यानी थोड़े में आपको बहुत कुछ समझा देते हैं। ज्यादा नहीं बोलते क्योंकि आपको लगेगा कि गुस्से में बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, इसीलिए क्या करते हैं, कई बार वो थोड़े में आपको बहुत सारी बातें समझा देते हैं। बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया है। तो बिहारी जी के दोहे आपने पढ़े होंगे, तो उनके दोहों को पढ़कर आपको लगेगा कि उन्होंने गागर में सागर भर दिया है, यानी उनके छोटे से दोहों में बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, यानी बहुत कुछ सीखने के लिए है। कई बार इंसान की बातें छोटी होती है लेकिन उसका अर्थ बहुत ही बड़े होते हैं, उनकी बातों में बहुत कुछ छुपा रहता है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना यानी सबसे अलग रहना। तो होते हैं हर, जैसे भाई बहनों में भी, कजन वजन में भी कोई एक ऐसा होता है कि जिसकी खिचड़ी अलग ही पकती है, यानी वो बिल्कुल अलग ही रहता है। तो ऐसे ही आप लोग घर में भी कहावत सुनते होंगे कि भाई ये तो बिल्कुल अलग रहता है, इसकी खिचड़ी तो अलग ही पकेगी। तो यानी वो बच्चा जो है वो सबसे अलग रहता है, उसको किसी के साथ मिलना जुलना, रहना, खाना पीना पसंद नहीं होता। सब नाच गा रहे हैं और मोना झोला जोड़ रही है, वह अपनी खिचड़ी अलग ही पकाती है। जब सब व्यक्ति तो मिलजुल कर एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें से बस एक जो है वो कोई अलग काम करे तो उसको कहेंगे हम कि ये अपनी खिचड़ी अलग ही पका रहे हैं। इसके बाद है रंग बदलना यानी विचार बदल देना। तो कई बार क्या है कि कुछ लोग क्या है, आपके साथ पहले आप ही की बातें करेंगे कुछ है, लेकिन जब आप आपके पीठ पीछे क्या करेंगे, रंग बदल देंगे, है ना। अपने विचारों से बदल जाएंगे कि ठीक है, हाँ मैं तो उसके सामने ही ऐसे कह रहा था पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है, तो इसे कहेंगे हम रंग बदलना। दुनिया कदम कदम पर स्वार्थ के लिए रंग बदल देती है। तो जमाना स्वार्थ का है, हर व्यक्ति लालची है, वो हर कोई अपने अपने स्वार्थ के लिए अपना अपना रंग बदल देता है। सिर पर कफन बांधना यानी प्राणों की परवाह ना करना। ठीक है, तो आपने सुना होगा, बहुत सारे पाठों में आपने पढ़ा होगा पहले कि सिर पर कफन बांधकर वो इस युद्ध में कूद पड़े। ठीक है, तो सिर पर कफन बांधने का मतलब क्या है, अपने प्राणों की परवाह किए बगैर अपनी जान की बाजी लगा दो। स्वाधीनता संग्राम में वीरों ने सिर पर कफन बांध लिए थे कि उन्हें परवाह नहीं थी कि अब उनके चाहे प्राण जाते हो जाए, लेकिन उन्होंने दृढ़ संकल्प कर लिया था कि उन्हें उनके प्राणों की परवाह नहीं है और वो इसमें अच्छे से लड़ेंगे। ठन गोपाल यानी धन ना रोना। आपने ये कहावत भी सुनी होगी कि भाई अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं ठन गोपाल हूँ। ठन गोपाल यानी अब मेरे पास कुछ भी धन नहीं बचा। जुए में सब कुछ हार कर संजीव अब ठन गोपाल बनकर रह गया है, यानी उसके पास अब कुछ भी नहीं रह गया है। भीगे बिल्ली यानी डरपोक। तो कहता है किसी किसी को भाई तुम तो भीगी बिल्ली हो, है ना, तो यानी वो डरपोक हो। तो डरपोक व्यक्ति को हम भीगी बिल्ली यानी भीगी बिल्ली जिससे मायूस होती है ना, तो उसकी कहावत है एक कि भाई भीगी बिल्ली हो तुम यानी बहुत ज्यादा डरपोक हो। पापा को देखते ही शुभम भीगी बिल्ली बन जाता है। टेढ़ी खीर यानी बहुत ही मुश्किल कार्य है। तो क्या है, नौकरों से सही ढंग का काम लेना भी टेढ़ी खीर है, यानी बहुत ही मुश्किल काम है। किसी व्यक्ति जो काम का व्यक्ति नहीं होता, जो सही से काम नहीं करता, बहुत आलसी होता है, तो कहते हैं ना कि भाई ये बहुत टेढ़ी खीर है, यानी इससे काम लेना बहुत ही मुश्किल है। इसके बाद है माथा ठनकना यानी शक होना। माथा ठनकना कहते हैं ना भाई मेरा माथा ठनक रहा है बहुत ज्यादा, यानी मुझे शक हो रहा है ना। तो वह इतनी कसम खा रहा था कि मेरा माथा ठनका कि कहीं वह झूठ तो नहीं बोल रहा। तो माथा ठनक गया यानी मुझे शक हो गया कि ये कहीं ना कहीं तो झूठ बोल रहा है। इसके बाद है हाथ साफ करना
यानी चुराना। तो जो चोर है वो उसकी आदत जो है चोरी की होती है, तो वो कहीं पर से भी हाथ साफ कर सकता है। उसको परवाह नहीं है कि भाई उसका घर हो, परिवार, उसके रिश्तेदारों का घर हो, वो जहां कहीं भी बैठता है वो अपनी चोरी की हरकतें नहीं छोड़ सकता, तो वो कहीं पर भी हाथ साफ कर देता। कहते हैं ना कि भाई यहाँ से तो इसने हाथ साफ कर दिया, तो हाथ साफ करना मतलब चोरी करना। भीड़ भाड़ में मौका लगते ही अपराधी हाथ साफ कर जाते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ मुहावरे थे बच्चों जो हमने पढ़े हैं, जिनके कुछ विशेष अर्थ हैं हमें। इसके बाद हम कुछ लोकोक्तियां पढ़ेंगे। लोगों में प्रचलित अनुभव द्वारा प्राप्त उक्ति लोकोक्ति या कहावत कहलाती है। ठीक है, तो लोगों के अनुभव द्वारा प्राप्त जो लोकोक्ति है या फिर कहावत है, ये कहावत कहलाती है। नीचे दी गई लोकोक्तियों को पढ़कर समझिए। काला अक्षर भैंस बराबर। ठीक है, यानी बिल्कुल अनपढ़। काला अक्षर भैंस बराबर यानी बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति कौन कहेंगे? काला अक्षर भैंस बराबर। तो पुराने जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं जो अनपढ़, जिनके सामने आप कुछ भी कहते रहे, उनको कुछ समझ में नहीं आता, तो हम क्या कहते हैं? भाई ये तो सच में काला अक्षर भैंस बराबर है, इसके सामने आप कोई भी बात कर लो, इसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सुमन को पत्र लिखने का क्या फायदा? उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। तो अगर किसी ऐसे व्यक्ति को आप पत्र लिख रहे हो जो अनपढ़ है, तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो काला अक्षर भैंस बराबर है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा। तो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वही उस बात को समझ सकता है। इसके बाद है एक पंथ दो काज, यानी एक प्रकृति से दो काम करना। कई बार आप सोचते हैं ना कि भाई अब आप यहाँ रास्ते में जा रहे हैं कुछ सामान लेने के लिए, चलो ये दूसरा काम भी कर लेंगे। तो आप जब कई बार जा रहे होते घर से बाहर, तो सोचते कि एक ये भी काम करा होगा और ये भी काम, तो क्या होता है उससे? क्या एक पंथ दो काज का काम हो जाता है ना, यानी एक साथ आप दो काम कर सकते हो। तो यही कहावत कही गई है कि एक पंथ दो काज, यानी एक बार में दो काम करने का। तो वाक्य प्रयोग क्या होगा इसका? मैं इलाहाबाद वकील से भी मिल आऊंगा और संगम में भी स्नान कराऊंगा, तब मेरे एक पंथ और दो काज हो जाएंगे। ठीक है, तो वहां पर इलाहाबाद में वकील से भी मिला हुआ और संगम में नहा कर दिया जाऊंगा, तो क्या है? दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। इसके बाद है थोता चना बाजे घना। ठीक है, तो जो ओछा व्यक्ति होता है वो हमेशा अधिक बढ़ चढ़कर बातें करता है। तो कहते हैं ना, चना थोता है, एकदम अंदर से खोखला है लेकिन बजता बहुत घना है। तो ऐसे वो व्यक्ति होते हैं जो अंदर से बिल्कुल अच्छी बातें करते हैं, कुछ भी है, लेकिन अपने आप को हमेशा बड़ा चढ़ा कर करते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको केवल अपनी अपनी हाकनी होती है, जो केवल अपने आप को बड़ा चढ़ा कर बताते रहते हैं, लेकिन वो वास्तव में कुछ नहीं होते, वास्तव में उनका कोई वजूद नहीं होता, कुछ भी नहीं होते, लेकिन सिर्फ वो थोता चना बाजे घना वाली उनकी कहावत है कि बस दिखावे की ही चीजें है इनके अंदर। तो वाक्य प्रयोग क्या होगा इसका? राहुल केवल आरती पास है और वह थोता चना बाजे घना की कहावत को सिद्ध करता हुआ अपने सामने किसी को बोलने ही नहीं देता। इसके बाद है एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा, यानी बुरे व्यक्ति में बुरी संगति से और अधिक बुराई आ जाना। ठीक है, तो एक तो करेला और दूसरे से ऊपर से नीम चढ़ा। ये कहावत बनाई हुई है कि एक तो व्यक्ति पहले से ही बुरा है, ऊपर से बुरे लोगों की संगत में बैठने लग गया तो और उसके अंदर बुराइयां आ गई। तो जब कभी भी आप कुछ गलत करते हैं, आपको उसको, आपके पेरेंट्स को उनको रोकना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी गलती है, अगर आपकी गलती को एक बार नहीं रोका गया तो आप क्या करेंगे? धीरे धीरे और गलतियां करेंगे। ठीक है, और गलत चीजों को पकड़ेंगे। तो क्या है, हमें बुराई को हमेशा दबाना चाहिए, नहीं तो वो हमेशा बढ़ती चली जाती है। वाक्य प्रयोग, सागर जोर खेलता था अब चोरी की संगति में रहकर चोरी भी करने लगा है। एक तो करे ना, दूसरे नीम चढ़ा। तो आपने अक्सर देखा होगा कि कोई व्यक्ति कोई ऐप करता है, तो वो जब 10 लोगों के बीच में बैठता है तो ऐसे रस के अंदर और दूसरे ऐप पे पल जाते हैं, तो वो पहले ही बुरा था, उसमें और बुरी चीजें पड़ जाती हैं। इसके बाद है कंगाली में आटा गीला। तो विपत्ति में और अधिक विपत्ति आ रहा। कई बार कहते हैं ना, परेशानी चल रही है और भी परेशानी आ गई, तो विपत्ति में और भी अधिक विपत्ति आना, इसे कहेंगे हम कंगाली में आटा गीला होना, यानी परेशानी चल रही है तब भी आटा गीला हो गया, है ना। वाक्य प्रयोग क्या होगा इसका? सोहन की पत्नी कैंसर से पीड़ित थी, अब उसकी माँ को भी क्षय रोग हो गया है। तो कंगाली में आटा गीला होना इसी को कहते हैं, यानी पहले तो उसकी पत्नी भी पीड़ित थी और उसके बाद अब उसकी माँ को भी क्षय रोग हो गया है। तो क्या है कि एक तो परेशानी थी ही और दूसरी परेशानी और आपके सर आ गई। तो क्या है कि जब आपके पास एक परेशानी के साथ साथ और दूसरी परेशानी और इतनी सारी परेशानियां आ जाती हैं, तो आप क्या कहेंगे कि भाई मेरा तो कंगाली में आटा गीला चल रहा है, मैं तो पहले ही परेशान था और परेशानियां मेरे सर पर आ रही हैं। इसके बाद है आम के आम गुठलियों के दाम, यानी दोहरा लाभ।
तो कई बार क्या होता है, आपको किसी चीज से दुगना लाभ होने लगता है, यानी दोहरा लाभ। तो क्या कहेंगे, वाक्य प्रयोग करेंगे इसका। टीवी खरीदने पर लॉटरी में फ्रिज निकल आया, है ना, आम के आम और गुठलियों के दाम। तो क्या है कि आपने, जैसे कई बार आपकी लॉटरी लग जाती है, कोई ऑफर निकला होता है, तो आपको एक के साथ एक चीज फ्री मिल जाती है। तो वहां पर आप ये सोचते हो कि चलो भाई, हमें तो दो चीजें मिल गई, आम के आम और गुठलियों के भी दाम मिल गए, यानी वो चीज हम लेने जा रहे थे हमें वो भी मिल गई और साथ में फ्री में एक चीज और मिल गई। तो यहाँ क्या कहावत सिद्ध होगी आपकी, आम के आम और गुठलियों के दाम। इसके बाद है आपका अंधा नाम नैन सो, यानी केवल आपका अंधा है लेकिन नाम क्या है इसका, नैन सो, यानी गुणों के विपरीत नाम होगा। कई बार किसी व्यक्ति का नाम देखना कि बहुत ही गुणी, बहुत ही अच्छा नाम हुआ, लेकिन उसके जो गुण होंगे वो इसके बिल्कुल विपरीत होंगे। यानी नाम तो इतना अच्छा है लेकिन गुण उसके बिल्कुल उल्टे हैं, यानी वो व्यक्ति एकदम बुरा है और नाम उसका बहुत ही अच्छा है। तो इसका वाक्य प्रयोग करेंगे। उसका नाम है अमीरचंद पर वह बहुत गरीब है। तो इसे कहते हैं आपका अंधा नाम नैन सो, यानी नाम तो है अमीरचंद लेकिन है बिल्कुल बहुत गरीब बेचारा। तो क्या है कि नाम के विपरीत गुण होना, इसे कहेंगे आंख के अंधे और नाम नैन से। बच्चों, यहाँ पर आपने बहुत सारे मुहावरे और लोकोक्तियां पढ़ी हैं, तो जो ये कहावत है ना, तो ऐसे ही और भी आपने बहुत सारी कहावत मुहावरे सुने होंगे अपनी दैनिक दिनचर्या में। तो उनको आप लिखेंगे, उनका अर्थ स्पष्ट करेंगे और उनके वाक्य प्रयोग बनाने की कोशिश करेंगे। और जो आपने यहाँ पर पढ़े हैं इनको भी अभ्यास में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज ये पाठ हमारा यही खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।